I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the new lecture, and in this lecture we are going to study about two things, specifically nucleus and cytoplasm, and we will also deal with the components which are present in the cytoplasm. So let us start with it. So I hope you all guys know what is nucleus. So अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल में एक डार्क पोर्शन होता है. मैंने आपको 2 लेक्चर पहले याद करवाया था रॉबर्ट ब्राउन एंड न्यूक्लियस रिलेट करके, राइट. सो दिस इज न्यूक्लियस. सो जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है और सेल के मेजर थिंग्स न्यूक्लियस करता है, सच एज डीएनए रेप्लिकेशन. अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो उसका जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फिर जब सेल डिवाइड होगा तो वो जो 2 डीएनए बने रेप्लिकेशन होने से वो दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. तो अब देखते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को. सो न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल इज अ पोरस वॉल, राइट. उसमें से जो भी कंपोनेंट्स वो आगे पीछे हो सकते हैं, राइट, अंदर बाहर कर सकते हैं. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वैसा ही होता है. अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होगा तभी तो उसके कंपोनेंट्स सेल के साइटोप्लाज्म से अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, राइट. सो दैट इज टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में आना जाना करना है उनको, ठीक है. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. व्हाट आर क्रोमोसोम्स? हमारा जेनेटिक मटेरियल. अब देखो, दे आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. एक्चुअली क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं, समवॉट ऐसे दिखते हैं, राइट. एंड यहाँ पे होता है उनके, एक्चुअली वो आप बाद में पढ़ना, ये एक क्रोमोसोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके एंड यहाँ बीच में सेंट्रोमियर होता है. सो दे आर विजिबल स्ट्रक्चर्स as rod shaped structures only when the cell is about to divide. अब देखो, जो क्रोमोसोम्स है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कब विजिबल होता है? जब एक सेल डिवीजन करने वाला होता है. जब एक सेल डिवीजन करने वाला होता है तभी तो वो डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, राइट. जस्ट उसके पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होता है. इसीलिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं डिवीजन के टाइम पे हमें बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है. ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन आर द क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. So chromosomes contain information for inheritance. What is inheritance? The characteristic or the features which we gain from our parents. From parents to next generation in the form of DNA. किसके फॉर्म में आता है हमारे अंदर फीचर्स? DNA के फॉर्म में. DNA का फुल फॉर्म याद रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. इट इज वेरी इजी, याद रखना, ठीक है. MCQs में आ सकते हैं. So the chromosomes are composed of DNA and protein. अब इसकी कॉम्पोजिशन भी पूछे जा सकती है. क्रोमोसोम्स किस चीज का बना होता है? तो एक्चुअल में डीएनए में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो डीएनए के बीच में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, फाइन. उन प्रोटीन्स और डीएनए का जब मिक्सअप होता है तब हमारा क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, ठीक है. आप देखते हैं, इतना कॉम्पोजिशन पता चल गया. क्रोमोसोम के कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है? डीएनए, दूसरी प्रोटीन, और एक बार रिवाइज कर लो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर्ड होता है, पोरस होता है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं. व्हेन आर दे क्लियरली विजिबल? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन, ठीक है. एंड क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए एंड
प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब जो भी मैंने रिपीट किया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सबको स्टार मार्क कर लेना या फिर हाईलाइट कर लेना। So DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cells. अब सपोज करो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो जब हम एक जाइगोट होंगे, एक सिंगल सेल होंगे, तो जो उसका न्यूक्लियस होगा उसी ने तो पूरे जाइगोट की मशीनरी कंट्रोल की होगी, डीएनए रेप्लिकेशन किया होगा ताकि वो जाइगोट डिवाइड होके एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाए, राइट? So the functional segments of DNA are called genes. अब जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इन डीएनए में जो भी डीएनए होता है उसमें हमारे कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको आप जब 11th-12th में आएंगे तो आपको ये चीज़ पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जीन्स, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, जिनमें एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है। हमारी हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारे आईज कलर्स, आइरिस का जो कलर होता है, या फिर जो भी फीचर हमारे अंदर प्रेजेंट है वो सब हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तभी वो हमारे अंदर आते हैं। फाइन। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. अब देखो, what is chromatin material and what is the difference between chromosomes and chromatin? तो क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवीजन करने वाला होता है, लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल कब होता है? जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ही अनटैंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, तब जो स्टेट होता है जेनेटिक मटेरियल का उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब वो इजीली बहुत अच्छे से अनटैंगल होके एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है तब हम उसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। So, in a cell which is not dividing, यहाँ पे लिखा है which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass. ऐसे ऐसे गोल गोल बॉल की तरह पड़ा रहता है of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. समझ आ गया? दो चीज यहाँ पे बताई मैंने, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कब होता है? जब सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड, और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब क्या होता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। अब ये जो देखा हमने, ये हमने देखा कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने न्यूक्लियस के अंदर की चीजें देखी। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस का रोल क्या है। न्यूक्लियस का रोल होता है रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट ऑफ सेल में। सेल के डेवलपमेंट में कैसे होगा? तो अगर आप एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लें तो जब उसका डिवीजन होगा तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? डिवीजन से। इनफैक्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ कैसे होता है? सेल के डिवीजन से होता है। तो ये क्या हुआ? ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ। सेल क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? न्यूक्लियस, बिकॉज वो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर रहा है रेप्लिकेशन करके, तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दोनों में करता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होती है वो सिनोनिमस होती है। अब इसका मतलब क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हुआ और दूसरी हुई रिप्रोडक्शन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो दोनों का प्रोसेस तो सेम ही है। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है और ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, मतलब बोथ आर सिनोनिमस, ठीक है। इसीलिए दे शो न्यूक्लियस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट दोनों में। And what form it will exhibit at maturity, directing the chemical activities of the cell. सेल के हर एक्टिविटी को डायरेक्शन देता है न्यूक्लियस। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. अब यहाँ पे दो differences देख लो। Number 1, prokaryotic cell and number 2, eukaryotic cell.
प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट और सेल ऑर्गेनल्स आर, उनके भी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। Whereas in यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंस क्या है कि अगर एक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है उसके आर पार मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो एक यूकैरियोटिक सेल होगा। अगर न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो एक ऐसे लूज फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसे, तो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ। Whereas अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की भी बात करें तो अगर वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल हुए। इफ दे आर मेम्ब्रेन बाउंड देन दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane, है ना, poorly defined है because वो ऐसे scatter रहता है, एक जगह पे defined नहीं है। Such an undefined nuclear region को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। Whose cells lack a nuclear membrane, प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रो मतलब पुराने, primitive nucleus, पुराने न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब देखो, present in eukaryotic cells, many of the function of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm। बहुत सारे उनके फंक्शन होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही परफॉर्म किए जाते हैं। The chlorophyll in the photosynthetic prokaryote bacteria is associated with membranous vesicles। अब सिंस किसी भी ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन तो नहीं है, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो एक सेल के मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, उसमें कोई इनफोल्डिंग हो गई तो यहाँ पे क्लोरोफिल एसोसिएटेड होगा, वो कोई भी ऑर्गेनल में नहीं प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। अगर ये मेम्ब्रेन से नहीं जॉइंट है तो वो एक सिंपल मेम्ब्रेन के वेसिकल में होगा, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसे ही मेम्ब्रेनस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होता। प्लास्टिड्स में कौन होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं। तो ये हो गया आपके न्यूक्लियस का पार्ट। एंड अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। न्यूक्लियोइड रीजन मतलब कोई भी मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मेम्ब्रेन नहीं है, ये ऐसे ही स्कैटर है, ठीक है। सेल वॉल तो प्रेजेंट है। प्लांट सेल की बात करेंगे तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया क्लियर। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। अगर आप एक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के अलावा पूरा सेल तो फ्लूइड सब्सटेंस से भरा रहता है ना। अब सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स in eukaryotes, not in prokaryotes. In prokaryote, beside absence of nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अगर किसी सेल के पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब है, उस मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस, हम वो देखते हैं। तो वायरसेस का नाम आप सबने सुना होगा। तो वायरसेस के पास मेम्ब्रेन नहीं होते, इसीलिए वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकता है, ठीक है। एक वायरस जब एक हमारे सेल्स में एंटर करता है, हमारे सेल के अंदर जाने के बाद वो हमारी सेल की मशीनरी को छीन लेता है, ठीक है। अदरवाइज जब तक वो सेल में एंटर नहीं कर रहा, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज उसके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो हमारे सेल में एंटर नहीं कर जाता, ठीक है। So this was the example। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, fill in the gaps है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। साइज
आप याद कर लेना, याद करने वाली चीज है, यूकैरियोटिक का साइज क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, छोटे होते हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, और क्या बोला जाता है उनको, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड। क्रोमोसोम कैसा होता है, यहाँ पे सिंगल होता है और यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट। आपको और भी डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ये आपके बुक के 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। 4 ही डिफरेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछते हैं, तो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइज आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो जो चीज़ मैंने रिवाइज करवाया, जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।